हेलो दोस्तों, ज्ञान स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। लेकिन आज जो बताने का प्रयास करूंगा वह है भारत के इतिहास के बारे में। भारत के इतिहास की ऐसी मोड़ है इस समय जो भारत का इतिहास ही कुछ अलग है, क्योंकि हम देखते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास को इतिहास को देखते हैं तो हमारे भारत के जो है राजपूतों का एक वंश हुआ करता था। लेकिन इसी बीच में देखते हैं हमारा विदेशियों ने भी जो है भारत पर आक्रमण करके और भारत को जो आक्रमण करके इस पर विजय हासिल करके और अपना जो है यह शासन व्यवस्था अपनाया। ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ है। इसीलिए जो है आज का जो टॉपिक हमने बताने का प्रयास किया कि महमूद गजनवी का जो है भारत पर आक्रमण का ये बहुत बड़ा एक इतिहास का मोड़ है। इससे पहले आइए हम देखते हैं, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है। यह है हमारा महमूद गजनवी का, क्योंकि महमूद गजनवी से पहले हम वीडियो बताने के प्रयास किए थे कि अरबों का जो है सिंध विजय यानी जो है अरबों का इतिहास को देखे थे कि किस तरह से जो है मध्य एशिया में जो है खलीफाओं का शासन था और खलीफाओं के द्वारा किस तरह से साम्राज्य का विस्तार हो रही थी और किस तरह से जो है अरबों के द्वारा यानी उन खलीफाओं के द्वारा जो है हमारे भारत में जो है यानी सिंध पर आक्रमण किया गया था। ये भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ था। लेकिन उसी के छत्र छाया के बाद देखते हैं लगभग जो है अरबों के सिंध विजय के बाद लगभग 200 वर्षों के बाद तुर्कों का जो है भारत पर आक्रमण हुआ और उसका प्रसार शुरू हुआ था। इसी बीच में हम देखते हैं कुछ ईरानियों ने भी जो है अपनी इस्लामी सत्ता और इस्लामी धर्म का प्रचार प्रसार किया उन लोगों ने और अपने हाथों में दिया था। लेकिन इसके बाद उसका दायित्व जो है तुर्कों ने जो उसका हाथ थामा यानी तुर्कों ने जब सत्ता संभाला। लेकिन यह देखते हैं तुर्क भी बहुत से देखते हैं, तुर्क है, अरब है, ईरानी, ये सब अपने अपने क्षेत्र अपने अपने कई अर्थों से जो है भिन्न थे जरूर, क्योंकि इन्हें जो है तुर्कों को जो है मिला था वह तुर्कों को सैनिक क्रूरता थी। लेकिन यह कहाँ से प्राप्त हुई थी? तुर्कों का मंगोलों से प्राप्त हुई थी। तुर्कों की कई जातियां मध्य एशिया में निवास स्थान बनाई थी। जैसे हम देखते हैं इन मध्य एशियाओं के क्षेत्रों में देखते हैं कि जो है सेल्जुक है, गुर्ज है, खिताई है, अब्बासी है, इत्यादि बहुत सारे ऐसे जो है हमारे तुर्कों का जो है नस्ल थे जो इन क्षेत्रों में जो है अपना निवास स्थान बनाए हुए थे। अफगानिस्तान से लेकर ईरान तक और ईरान से सिंध के ऊपरी क्षेत्रों तक जो है इन क्षेत्रों में बनाए हुए थे। तो आइए हम लोग देखते हैं मोहम्मद गजनवी के बारे में और उसकी मोहम्मद गजनवी के थोड़ी सी पहली के बारे में कि यहाँ पर हम देखते हैं एक ससानी वंश या समानी वंश का शासन था ट्रांस अक्सियाना और ईरान और खुरासान। यही इन क्षेत्रों में ट्रांस अक्सियाना खुरासान ईरान में, ये ट्रांस अक्सियाना खुरासान ईरान इन क्षेत्रों में जो क्या था समानी वंश का था। समानी या ससानी वंश भी कहते हैं इसको। ये इस वंश का शासन था यहाँ पर। लेकिन खुरासान का एक सेनापति जो था वह था अलप्तगिन था। वो 34 वर्ष में जो है ये अपना सेनापति के साथ साथ देखते हैं या इन क्षेत्रों पर जो विजय हासिल करता है और इन्होंने जो है गजनी या यामिनी वंश भी कहा जाता है जो गजनी में स्थापना किया था। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन्होंने अपने शासनकाल में देखते हैं अलप्तगिन जो था वह 932 ईस्वी से 972 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। इन क्षेत्रों पर शासन किया जिसे कहा जाता है प्रबुद्ध तानाशाही। ये परीक्षाओं संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इनमें से किसे जो है प्रबुद्ध तानाशाही का युग के नाम से जाना जाता है। तो यह अलप्तगिन थे जो सबसे पहले यही जो है गजनी या यामिनी वंश की स्थापना करता है। इसके बाद जो है कुछ सालों के बाद जो है 972 से 977 के बीच में पेरितगिन आता है जो भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण। प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत पर तुर्क आक्रमण इन तुर्क आक्रमणकारियों में से किन के समय में हुआ था या पेरितगिन के समय हुआ था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण इन पर हुआ था, इन क्षेत्रों पर हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं सुबुक्तगिन का, क्योंकि हम देखते हैं कि जो है महमूद गजनवी जो थे गजनी के तुर्क कुतुबुद्दीन का सबसे बड़ा जो है क्या था बड़ा पुत्र था और वह था इनका जन्म जो है कहाँ था जुबलिस्तान यहाँ पड़ता है। जुबलिस्तान के एक जो है समृद्ध परिवार के जो
वहाँ के जो अरब सरदार की पुत्री से जो है 971 ईस्वी में हुआ था। वह जो है मोहम्मद गजनवी वह योद्धा पिता का योद्धा पुत्र सिद्ध जो है साबित हुआ। इसे युद्ध कला और साम्राज्य विस्तार का जो महत्वाकांक्षा जो था वह पिता से यानी विरासत में मिली थी, यानी इनके पिता सुबुक्तगीन से जो है विरासत में मोहम्मद गजनवी को मिला था। इस समय हम देखते हैं कि साम्राज्य विस्तार के साथ साथ युद्ध में भाग लेने के लिए जो है ये एक कुशल सेनापति के रूप में सुविख्यात भी हो गया था मोहम्मद गजनवी, क्योंकि सुबुक्तगीन के समय में बहुत सारे अभियानों में गए और उस सेनापति का भूमिका भी निभाए, इसीलिए जो है सेनापति के रूप में बहुत ही सुप्रसिद्ध भी हो गया था। इस समय देखते हैं मोहम्मद गजनवी को जो है पिता से एक छोटा सा राज्य मिला था, वह छोटा सा राज्य जो है गजनी था, और जो अफगानिस्तान और जो क्या था ये सब क्षेत्र अफगानिस्तान का क्षेत्र है और हमारा जो है भारत का जो है सीमा क्षेत्रों तक फैला हुआ था। इन सीमा क्षेत्रों तक सारा चीज जो है फैला हुआ था। इनके 1700 तुर्क गुलामों में से भी एक था। और भारत पर हम देखते हैं कि यह आक्रमण जो है बार बार करता रहा। 987 ईस्वी में शाही वंश के जो शासक था वह जयपाल ने गजनी पर आक्रमण किया। यह जीत के कगार होने के बावजूद भी देखते हैं वर्षा होने के कारण जयपाल को जो है सुबुक्तगीन से जो है अपमानजनक संधि करनी पड़ी थी। यानी हम देखते हैं कि सुबुक्तगीन के जो है मृत्यु से पहले जो है अफगानिस्तान, खुरासान, बल्ख और भारत की पश्चिमोत्तर सीमा को जो है अपने अधीन कर लिया था। गजनवी जो थे वो गजनी के तुर्क शासक सुबुक्तगीन के बड़ा पुत्र था और इनका जन्म जुगलिस्तान के एक जो है अरब सरदार की पुत्री से ही जो है 971 ईस्वी में हुआ था। यानी 971 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, जुगलिस्तान के एक अरब सरदार की पुत्री से हुआ था। वह योद्धा पिता का योद्धा पुत्र सिद्ध हुआ। उन्होंने ऐसा कार्य किया, वह युद्ध कला और साम्राज्य विस्तार ये सब सारे क्षेत्रों में क्षेत्रों में अपनी महत्वाकांक्षा उनको विरासत में मिली थी, क्योंकि इनके पिता जो थे वो साम्राज्य विस्तार और युद्ध कला में बहुत ही निपुण थे। यहाँ तक देखते हैं कि युवावस्था जब थे तो पिता के साथ जो है युद्ध में भाग लेने के कारण एक कुशल जो है सेनापति का रूप धारण किया, यानी सेनापति का भूमिका अदा किया। और वह जो है हर एक अभियानों में जो है वह जो है पिता का सुबुक्तगीन यानी पिता का जो है साथ दिया। और इस तरह से मोहम्मद गजनवी से को जो है पिता से एक छोटा सा एक राज्य मिला था, वह था गजनी। वह क्या था? वह गजनी था और गजनी का जो क्षेत्र था अफगानिस्तान और भारतीय सीमा क्षेत्रों तक जो है फैला हुआ था। यानी अफगानिस्तान और भारत के सीमा क्षेत्रों तक जो है फैला हुआ था। तो इस तरह से हम देखते हैं मोहम्मद गजनवी के बारे में कि मोहम्मद गजनवी जब शासन व्यवस्था में आए तो सबसे पहले देखते हैं सुल्तान की उपाधि लिया। तो इस तरह से देखते हैं कि सिस्तान, हम देखते हैं यहाँ पर क्या है सिस्तान, यानी सिस्तान के राजा खलक बिन अहमद को हराने के बाद जो है यह सुल्तान की उपाधि धारण किया है, क्योंकि यह हम देखते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास में सबसे पहला सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला मोहम्मद गजनवी था। प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत के प्रथम जो है सुल्तान कौन था, या भारत के प्रथम अगर ऑप्शन में रहे तो सुल्तान महमूद गजनवी कहलाएगा, क्योंकि सुल्तान की उपाधि सिस्तान के राजा बिन खलक को हराने के बाद जो है यह उपाधि दी गई थी। विश्व का प्रथम सुल्तान इसे माना जाता है। प्रश्न पूछे जाते हैं, विश्व का प्रथम सुल्तान माने जाते हैं। और इसी के बाद देखते हैं कि खलीफा जो कादिर था, खलीफा उस समय कादिर था इनका, उस समय उसका नियुक्ति पत्र और राज सत्ता का अधिकारी बनाया। और वह जो है यामीन उद्दौला यानी साम्राज्य का दाहिना हाथ इसका अर्थ होता है, और अमीन उल मिल्लत या मुसलमानों का संरक्षक, ये क्या है? उपाधि है। ये उपाधि है, ये कादिर के द्वारा दिया गया था, खलीफा के द्वारा। ये जुबली का महमूद कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके माता जो थे जुगलिस्तान के अरब सरदार की पुत्री थी, इसीलिए वह धन संपन्न समृद्धशाली वहां के थे, तो इसीलिए जुबली का महमूद भी जो ऐसे कहा जाता है। और भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। या सब कोई जानते हैं कि भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, लेकिन किस जो है इतिहासकार ने बताया था? याद रखेंगे, हेनरी इलियट ने कहा था। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि हेनरी इलियट ने ही जो है भारत पर 17 बार आक्रमण। कई इतिहासकारों ने तो अलग अलग बातें कही। ये
21 बार कोई बताते हैं, लेकिन जो है सर्वमान्य यानी अधिकांश जो है 17 बार आक्रमण इतिहासकारों ने बताया। और हेनरी इलियट के अनुसार जो है अंतिम रूप से 17 बार आक्रमण करने की बात कही अपनी पुस्तकों में। तो इन्होंने जो है महमूद गजनवी जो है चांदी के सिक्के जारी किए। चांदी के सिक्के में एक तरफ क्या था, यानी संस्कृत में जो है मुद्रा लेख लिखा हुआ था और वह जारी किया था मोहम्मद गजनवी ने। मोहम्मद गजनवी जब भारत आए थे उस समय जो देखते हैं कि बहुत सारे इसके साथ में राज कवि और उनके दरबारी कवि आए थे। तो सबसे पहले देखते हैं अल बेरूनी के बारे में। किताबुल हिंद की जो है यह रचना किए थे, जो भारत के इतिहास के बारे में जानकारी का बहुत ही प्रमुख साधन मानी जाती है इस ग्रंथ को। तो अल बेरूनी भी आए थे, तो वह भी इतिहास लिख डाला। इसी तरह बेहाकी तारीख सुबुक्तगीन, यानी इनके पुस्तक का नाम है तारीख सुबुक्तगीन, ये भी जो है इनके साथ आए थे। इन लोगों जितने भी है सभी जो है मोहम्मद गजनवी के साथ है। इसे पूर्वी पेप्स की संज्ञा दिया गया है, लेकिन किसने दिया गया, लेनपुल महोदय ने दिया है। याद रखेंगे, यानी बेहाकी को पूर्वी पेप्स की उपाधि दिया गया है और वह जो है लेनपुल महोदय के द्वारा यह जो है। उतबी दरबारी कवि थे और ये भी दरबारी कवि थे, आए थे। फराबी ये भी दार्शनिक दरबारी थे। और हम देखते हैं उजरी, ये राज्य कवि थे। क्या है, राज्य कवि थे। फिरदौसी कौन थे, शाहनामा की रचना थे और इसे पूर्व के होमर की उपाधि दिया गया था। फिरदौसी को दिया गया था, पूर्व का होमर दिया गया था। तो इस तरह से देखते हैं कि जो इनके शासन काल में ये अपने इनकी भारत जब आए थे तो इन इतिहासकार या जितने भी राज कवि सब लोग आए थे और इस समय भारत के इतिहास के बारे में बहुत सारी चीजें जो है जानकारी देने का एक बहुत साधन भी ये है। इसके बाद हम देखते हैं भारत पर जब आक्रमण करते हैं तो भारत का आक्रमण पहली बार जो है कब करते हैं, भारत पर पहली बार आक्रमण जो है 1000 ईस्वी में करते हैं। यानी 1000 ईस्वी में वह भारत के किस सीमा, यानी भारत के कुछ सीमाओं पर जो है सीमांत क्षेत्रों पर किलों पर अधिकार करते हैं। यानी इन जो सीमा है वह सीमा को जो है कुछ कुछ क्षेत्रों पर जो है अधिकार करते हैं, यानी किलों पर अधिकार करते हैं। इसके बाद दूसरा आक्रमण जो हुआ था 1001 ईस्वी में बेहंद में हुआ था। क्या है, बेहंद यहीं पर है हमारा, इन क्षेत्रों में जो है बेहंद है। और यह बेहंद जो है ये जयपाल यानी शाही शासक जो थे उन्हीं के जो है अधीन में था, यानी बेहंद उन्हीं जो है के अधीन में था और वही शासन कर रहा था। तो उस समय जो है यह आक्रमण हुआ था। मोहम्मद गजनवी ने पिता का बदला लेने के लिए जो है यहाँ के जो, क्योंकि पहले जो जयपाल से हुई थी भिड़ंत, तो जयपाल को पूर्ण रूप से पराजित किए बिना भारत में प्रवेश संभव ही नहीं था, क्योंकि यह जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, ये हमारा बेहंद था। तो इसीलिए जयपाल के जो है और मोहम्मद गजनवी का जो है आक्रमण होती है और बहुत ही भयंकर युद्ध होती है। तो इस समय देखते हैं जयपाल के गले में कहा जाता है कि 2 लाख दिरहम का कीमती हार था जो मोहम्मद गजनवी ने ले लिया और 25,000 दिरहम और 50 हाथी भी जो है यानी जयपाल से लिया। और जयपाल अपनी आत्मग्लानि बहुत महसूस हुआ और उसे बेइज्जती बहुत महसूस हुआ, तो वह जो है आत्मग्लानि महसूस करके और आत्मदाह कर लिया। इसके बाद जो है 1002 में जयपाल का जो पुत्र है वह आनंदपाल, वह बेहंद का जो है राजा बनते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मुल्तान पर आक्रमण करते हैं, क्योंकि सिंध का जो ऊपरी क्षेत्र पर ही है, यानी सिंध के ऊपरी क्षेत्र पर जो है हमारा ये मुल्तान है यहाँ। तो ये मुल्तान सिंध के ऊपरी भाग में, और यहाँ का जो शासन जो व्यवस्था था वह फतेह दाऊद ही था इस समय शासन कर रहा था, क्योंकि यह क्या था, शिया मुसलमान था, लेकिन ये अरब के थे, यानी करमाथी जाति के जो है अरब जाति के शासक थे। तो इस तरह से महमूद गजनवी का विरोधी था। महमूद गजनवी कभी भी जो है इस शिया मुसलमान या करमाथी अरब जाति को जो है पसंद नहीं करता था, विरोधी ही था। 1004 ईस्वी में जब तुर्क सेना जो है यानी मुल्तान की ओर बढ़ा, यानी मुल्तान की ओर जैसे बढ़ा तो रास्ते में तुर्क सेना जो है और शाही वंश के जो राजा थे, यानी हमारा जयपाल के जो पुत्र जो थे वह जो आनंदपाल था, उन्हीं के बीच में जो लड़ाई हुआ और वहीं पर जो है लड़ाई हुआ। और उस स्थान पर एक जो जगह का नाम है भेरा नामक स्थान पर, क्या है, भेरा नामक स्थान पर जो है लड़ाई होता है, भेरा।
तो उसी स्थान पर देखते हैं वहां पराजित कर देते हैं और उनका एक भगीना कहा जाता है, उनका भगीना जो था वो उसको बंदी बना लेता है और उसको ले जाता है और ले जा करके जो है उसे इस्लाम कबूल करवाता है और उसे नौसा शाह का, यानी उस भगीना को जो है नौसा शाह का जो उपाधि देता है, यही नामकरण करता है और अपना एक अधिकारी नियुक्त करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि 1006 में जो है फिर लड़ाई होता है, यह जो है तुर्क सेना फतेह दाऊद का, इसी के साथ देखते हैं फतेह दाऊद के साथ को पराजित करता है और यहाँ से 20 जो है हजार दिरहम वार्षिक कर देने के लिए करता है। यानी फतेह दाऊद से 20,000 जो है दिरहम जो है ये क्या करते हैं, टैक्स यानी कर देने का, वार्षिक देने का प्रयास करता है कि वार्षिक दिया जाए और बात भी करता है। तो इस तरह से देखते हैं कि बाद में जो हमारा जो उनका जो भगीना जो था उसका नाम था सुखपाल, जो नौसा शाह ने या बाद में जो है स्वतंत्र कर लिया, वह इस्लाम को छोड़कर फिर पुनः हिंदू धर्म में अपना लिया और मुल्तान का स्वतंत्र शासक बन गया। जैसे सुल्तान शासक बना वैसे ही जो है 1008 ईस्वी में देखते हैं कि महमूद गजनवी जो है मुल्तान पर आक्रमण किया और दोनों को जो है बंदी बना लेता है। यानी हम देखते हैं यानी सुखपाल यानी नौसा शाह को और हमारा जो है ये हमारा फतेह दाऊद को, दोनों को क्या करते हैं गजनी ले जाता है। इसके बाद फिर से जब होती है 1009 ईस्वी में जो है लड़ाई होती है, आनंद पाल से होती है, क्योंकि जो है जयपाल का पुत्र आनंद पाल था तो उससे जो है लड़ाई होती है। वह हम देखते हैं कि वह इस क्षेत्र में जो है क्या करते हैं कि ये जो मोहम्मद गजनवी है और आनंद पाल के बीच में एक जगह है, वहाँ उंद नाम है और ये उंद नामक जगह में जो दोनों का भिड़ंत होता है और 40 दिनों तक, यहाँ 40 दिनों तक जो है पूरा जो लड़ाई होता है आनंद पाल के साथ जो है लड़ाई होती है और उसमें पराजित होते हैं। अंतिम रूप से बेहद का अधिकार जो है मोहम्मद गजनवी का हो जाता है। यानी मोहम्मद गजनवी का जो है वह अंतिम रूप से बेहद पर अधीन हो जाती है। इस तरह से देखते हैं कि जो है इस समय जैसे होती है, इसके बाद जो है मोहम्मद गजनवी की जो है निगाहें नगरकोट पर पड़ती है। किस पर पड़ती है? नगरकोट हमारा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है और वह नगरकोट पर जो है उनका निगाहें थी, वह है नगरकोट यानी कांगड़ा। ये किला बहुत ही महत्वपूर्ण था, कांगड़ा का किला। पिछले वीडियो मैंने बताने का प्रयास किया था कि कांगड़ा का क्या था, वहाँ के किले के बारे में चर्चा किए थे। तो कांगड़ा भी था, वह भी शाही वंश का ही, यानी शाही वंश के अधीन ये भी था। नगरकोट का भी जो किला था उन्हीं के अधीन में था और वहां पर भी जो है मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया इस किले पे और यह 3 दिनों तक चला। 3 दिनों तक पूरा घमासान युद्ध हुआ और लेकिन अंततः जो है या क्या हुआ, पराजित हो गए, यानी किले पर अधिकार होती है। फरिश्ता और उतबी जैसे इतिहासकार जैसे इनके जो है आए थे, तो उन्होंने जो है उन्होंने कहा, कहते हैं कि किले से जो है बहुत सारे ऊंटों पर जो है लगभग कहा जाता है कि 7 लाख स्वर्ण दिरहम, 700 मन चांदी, 200 मन सोना, 20 मन जो हीरा, यानी इतना अथाह जो है संपत्ति जो है वह ऊंटों पर जो है लाद करके जो है गजनी जो है ले गया। या उतबी का कहना है और फरिश्ता का भी कहना है कि इतना ले गया कि ऊंटों से भर भर करके जो है पूरा ले गया। और इस तरह से आनंद पाल और बेहद इस तरह से क्या हुआ, जैसे लूट कर चला गया तो आनंद पाल जो है वेहद को जो है क्या है, वेहद को जो है होने के बाद एक क्या करते हैं, नंदन, एक उसी के बगल में जो है नंदन है और वह नंदन जो है ये क्या करता है, नंदन पर जो है अपना केंद्र बनाकर सेना संगठित करने लगा। अंततः क्या होता है 1014 ईस्वी में, यानी 1014 ईस्वी में जो है वह जो है आनंद पाल की जो है मृत्यु हो जाती है। आनंद पाल की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि आनंद पाल की जैसे मृत्यु हो जाती है तो इनके पुत्र जो था वह है त्रिचन पाल, यानी आनंद पाल के बाद जो था वह है त्रिलोचन पाल।
त्रिलोचन पाल जो है शासक बनता है और इस जो है इसका सेनापति त्रिलोचन पाल की जो सेनापति है के रूप में जो इनके पुत्र जो है भीमपाल बनते हैं, यानी भीमपाल बनते हैं, इनके पुत्र है ये, और ये भीमपाल बनते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि यहाँ पर जो है जैसे राजा बनते हैं त्रिलोचन पाल, तो 1014 ईस्वी में जैसे ही नंदन पर जो है आक्रमण जो करते हैं मोहम्मद गजनबी, तो त्रिलोचन यानी त्रिलोचन की जो सैनिक जो था मदद जो था वह कश्मीर यानी कश्मीर ने भी जो है यह भूमिका अदा किया था, यानी कश्मीर ने भी जो है सहयोग किया था, लेकिन मोहम्मद गजनबी के जो है के सामने टिक नहीं पाया। इस तरह से देखते हैं कि कश्मीर भागकर जान बचाया और यह त्रिलोचन पाल, और इस तरह से मोहम्मद गजनबी जो है नंदन को लूटकर वापस चला गया और त्रिलोचन पाल इन शिवालिक पहाड़ियों में जाकर जो है अपना जो है रहने लगा। तो इस तरह से देखिए 1014 में भटिंडा में देखते हैं कि 1014 में जो था वह भटिंडा पर आक्रमण करता है। ये हमारा भटिंडा है और ये 1014 ईस्वी में जो है आक्रमण भटिंडा पर करता है। तो इस भटिंडा पर क्या होता है कि यहाँ पर राजा जो था वहाँ का विजय राय क्या था, विजय राय जो है ये राजा थे, और राजा जो क्या करते हैं भटिंडा के जो पंजाब के शाही वंश के राज के अंतिम किला कहा जाता है। ये भटिंडा क्या था, शाही राजवंश का जो है, ये शाही वंश के जितने भी शासक थे कि उसके राज के जो है सबसे अंतिम किला यही भटिंडा था और अंतिम किला था। इस पर जो है अधिकार किया, यहाँ से सारी संपत्ति को जो है उठा कर ले गया। इसी तरह जो है धीरे धीरे जो है वह भटिंडा को लूट करके नारायणपुर को लूटते लूटते जो है वह थानेश्वर आया, यानी इस तरह से जो है धीरे धीरे लूटते हुए यह थानेश्वर आया। और थानेश्वर आया जैसे जो थानेश्वर क्या था, कश्मीर के अधीन था, यानी ये कश्मीर के अधीन में था थानेश्वर उस समय, यानी भटिंडा के बाद जो है थानेश्वर आया, क्योंकि थानेश्वर जो है कश्मीर के अधीन था। और लेकिन कश्मीर के जो राजा तो था वह हमारा संग्राम राज था। वह संग्राम राज जो है थानेश्वर की रक्षा के लिए कोई काम नहीं किया था, कोई ध्यान नहीं दिया। अंततः जो है थानेश्वर को जो है विजय हासिल करता है मोहम्मद गजनबी ने। इसी तरह देखते हैं कि मोहम्मद गजनबी जो है कश्मीर को भी देखते हैं कि दो बार कई बार जो है यानी आक्रमण करता है कश्मीर पर, लेकिन आक्रमण करने में असफल हो जाती है और सफलता नहीं मिलती है। तो कश्मीर विजय का जो है इरादा जो है यानी मोहम्मद गजनबी को जो है इरादा छोड़ देना पड़ता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये है कि कश्मीर पर कई बार आक्रमण करने की कोशिश किया लेकिन असफल हुआ और कश्मीर विजय का जो है इरादा इन्होंने जो है मोहम्मद गजनबी छोड़ दिया। इसको ध्यान में रखेंगे, कश्मीर का इरादा छोड़ दिया था क्योंकि वह कई बार युद्ध किया लेकिन सफल नहीं हो सका उस पर। तो अब हम देखते हैं 1018 में जो है बुलंद क्या है, बुलंद देखते हैं बुलंदशहर, और बुलंदशहर के अलावा एक और देखते हैं मथुरा, बुलंदशहर और मथुरा को देखते हैं। मथुरा जो है हमारा यूपी है, तो ये दोनों शहरों को देखते हैं। दोनों शहर बहुत ही महत्वपूर्ण था हमारा। बुलंदशहर का जो राजा उस समय था, बुलंदशहर का राजा हरदत्त था। हरदत्त ये था राजा था, और इस तरह से जो है यहाँ आत्मसमर्पण किया। जैसे मोहम्मद गजनबी जैसे आता है बुलंदशहर में वैसे ही आत्मसमर्पण कर देता है और 10,000 हिंदुओं को जो है यहाँ पर कहा जाता है कि इस्लाम में परिवर्तित किया था। जो भी हो, इतिहासकारों ने जो लिखा है कि 10,000 लोगों ने जो है यह आत्मसमर्पण करके जो हिंदुओं में जो यानी इस्लाम में परिवर्तित हुआ था। मथुरा भी हमारा जो इतिहास की दृष्टि में देखा जाए तो मथुरा बहुत ही महत्वपूर्ण था। यहाँ पर धन संपदा, कला और के क्षेत्र में धार्मिक बहुत सारे मंदिर थे। तो ये हमारा जो शहर था पूरा मंदिरों का शहर ही था। तो इस तरह उत्तरी जो है, इनके इतिहासकार जो उत्तरी हैं वह कहते हैं, क्या कहते हैं, वह कहते हैं कि जो है मथुरा लाल पत्थर से घिरा हुआ दुर्ग और अनेक मंदिर है और इस तरह से इत्यादि हैं। और यहाँ पर आभूषणों से लदी हुई जितनी भी सारा चीज थी, आभूषणों से पूरा जो शहर जो है लदा हुआ था। तो इस तरह से मोहम्मद गजनबी ने भी आक्रमण किया और यह ध्वस्त कर करके संपत्ति जितनी थी लूट खसोट कर जो है गजनी भेज दिया।
तो ये हमारा बुलंदशहर और मथुरा पर आक्रमण करने के बाद देखते हैं, उसके बाद जो है ये देखते हैं कन्नौज पर इनका ध्यान रहता है। कन्नौज जो है वह थानेश्वर जो राजधानी है यह हमारा कन्नौज है, क्योंकि ये मथुरा जो है, मथुरा और बुलंदशहर, ये बुलंदशहर तक जो है आते हैं, और ये बुलंदशहर मथुरा के बाद जो है कन्नौज पर निगाहें भी रहती हैं। कन्नौज के जो है का इस समय जो शासनकाल जो था कन्नौज का, या कन्नौज का 1019 से लेकर 21 तक इनका यहाँ था। इस समय जो प्रतिहार वंश के जो है अधीन में था। प्रतिहार वंश के जो शासक जो था वह राजपाल था। क्या था? राजपाल था, और उन्हीं के शासन था इस समय। लेकिन राजपाल भी धराशायी हो चुका था, उनकी अंतिम घड़ी गिन रहा था, उनका साम्राज्य जो है पूरा अंतिम छोर पर था, पतन की कगार पर था। तो कन्नौज पर को यानी बहुत सारा लूटा, और यहाँ भी अंत में क्या करते हैं, ये भी आत्मसमर्पण करते हैं, ये समर्पण करते हैं। और इस तरह से देखते हैं कि जितने भी उत्तर भारत के छोटे छोटे क्षेत्रों पर आक्रमण करते गए, लेकिन उनकी जो कमजोरी का फायदा उठाते हुए वह जो है मुगल गजनबी ने आगे बढ़ते गया। इसी तरह देखते हैं कानपुर यहीं पर है, कानपुर जो है यहाँ पर आए थे, और कानपुर को भी देखते हैं कि वहां भी लूट खसोट किया। यानी एक जगह नाम है मंझावन, मंझावन एक जगह है कानपुर में ही है, और यहीं पर जो है यह आक्रमण करते हैं। और इस समय देखते हैं किला, इसकी एक रक्षा करने वाला किला जो था उस समय एक ब्राह्मण था, और ब्राह्मण एक सेनापति था, है ना, सेनापति ब्राह्मण था, और वही किले की जो है देखभाल करता था, कानपुर की जो मंझावन किला था। यहाँ पर देखते हैं 25 दिनों तक घमासान युद्ध भी हुआ, लेकिन अंततः जो है यहाँ पतन हो गया। और यहाँ हम देखते हैं कि कुछ कुछ जो है शासक जो है इनका साथ भी दिया था, लेकिन वह जो है असफल हो गया। इसके बाद छोटे छोटे, यानी मंझावन के बाद जो है छोटे छोटे जो है 80 जगह का नाम है, वहाँ के जो शासक था चंद्रपाल था, और एक जगह और नाम था सिरसामा, वहाँ का नाम चंद्रराय था। उन पर आक्रमण किया, लेकिन यहाँ से भी काफी संपत्ति जो है इन्हें यानी मोहम्मद गजनबी को मिलता है। और लास्ट देखते हैं कालिंजर, जो चंदेल राजा विद्याधर थे, उस पर चंदेल राजा जो विद्याधर थे उस पर भी जो है आक्रमण किया। और विद्याधर लास्ट में अंतिम रूप से देखते हैं कि बहुत सारे इसके उत्तर भारत के जो है बहुत सारे राजाओं ने जो थे साथ दिया था, लेकिन वह टिक नहीं पाया। अंतिम रूप से जो है चंदेल राजा जो विद्याधर थे वह भी संधि करना पड़ा। और अंतिम देखते हैं सोमनाथ का मंदिर 1025-26 ईस्वी में यह सोमनाथ का आक्रमण होता है। सोमनाथ मंदिर का, सोमनाथ का शिव मंदिर का जो है यहाँ आक्रमण करता है, क्योंकि ऐसे पता था कि यहाँ पर जो है सोमनाथ का जो शिव मंदिर है, यानी सोमनाथ का जो गुजरात के क्षेत्र में क्या है, ये जो सोमनाथ है, इस पर क्या था, ये श्रीमद 10,000 गांवों को जो राजस्व का खर्च पर चलता था यह मंदिर। कहा जाता है कि 1,000 पुजारी था और 500 लोग देवदासियां भी थी जो पूजा पाठ या नाच गान नृत्य संगीत किया करती थी। ये देवदासियां भी रहती थी। कहा जाता है कि एक कहानी में कि इसकी घंटा जो था वह 80 मन जो है सोने का बना हुआ था, या जो भी हो, लेकिन यह एक कहानी के में जो है बताया गया है। राजा यहाँ का कौन था? यहाँ भीमदेव था। भीमदेव क्या था? ये राजा था। और ये हम देखते हैं कि जैसे ही मोहम्मद गजनबी का आक्रमण होता है, आते हैं, तो वह जो है पहले ही भाग चुका होता है। पुजारी भी कुछ थे तो वह भी चले जाते हैं, लेकिन इसके जितने भी भक्त थे, हजारों भक्तों ने जो है सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दी, यानी प्राणों की जो है बलि दी, यानी इस लड़ाई में जो है बहुत कोशिश किया, लेकिन सब मौत के घाट उतार दिया गया मोहम्मद गजनबी के द्वारा। यहाँ पर देखते हैं कि 20 लाख दिनार, यानी 20 लाख जो है दिनार जो है प्राप्त हुआ था मोहम्मद गजनबी को। इतनी संपत्ति थी, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं सोमनाथ मंदिरों को जो लूट खसोट करके उनके मूर्तियों को भी जो है तोड़ फोड़ करके पैरों तले कुचल दिए गए। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि कुचल दिए गए, और इस तरह से जो है सोमनाथ मंदिर को लूटा 10-25-26 के बीच में हुआ थी। अंतिम आक्रमण एक हुआ था 1027 ईस्वी में।
क्या है 1027 ईस्वी में अंतिम आक्रमण हुआ था और वह का था जाटों पर हुआ था। ये जाटों पर हम देखते हैं कहाँ भारत के अंतिम आक्रमण था। यह भारत का मोहम्मद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण कहाँ था, जाटों के विरुद्ध था। और ये जाते समय यानी जाट जो थे वह जाटों का आक्रमण हुआ था, यानी अंतिम आक्रमण। तो इसके बाद जो है जब मोहम्मद गजनवी के बाद अब हम देखते हैं कि बाद में मोहम्मद गजनवी का पुत्र जो थे मसूद ने वह सेल्जुक साम्राज्य से जो है खुरासान को जीतने की कोशिश किया, लेकिन यह असफल रहा। फिर भी देखते हैं कि पंजाब के कुछ क्षेत्रों पर जो है कुछ पंजाब के क्षेत्रों पर जो है जीतने की कोशिश किया और वह गजनी का कुछ क्षेत्र और कुछ जो है पंजाब का क्षेत्र जो है सिमट कर रह गया। तो इस तरह से देखते हैं कि गजनी और पंजाब के कुछ क्षेत्रों पर ही सिमट कर रह गया इनके शासनकाल में। इसके बाद हम देखते हैं इसका परिणाम क्या हुआ। इसका परिणाम यही हुआ कि मोहम्मद गजनवी का जो भारत का एक आक्रमण एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, क्योंकि 1000 से लेकर जो है 1027 ईस्वी तक जो है यानी कहा जाता है कि 17 बार आक्रमण किया था। एक बार नहीं बल्कि 17 बार आया और 17 बार जो है अपने देश यानी गजनी में धन संपन्न ले गया और भारत से इतनी अपार लूट कर ले गई और भारत की बहुत अपार जन धन की अपार क्षति हुई और अपने यानी इस गजनी में जो है यानी समृद्धशाली बनाया, अपने क्षेत्र को बनाया। यहाँ से बहुत सारे कारीगर से लेकर दास से दासी से लेकर हर एक जो है लोगों को जो है अपने गजनी में ले जाकर वहां पर रखा गया। तो इस तरह से देखते महमूद गजनवी का आक्रमण के समय जो है भारत पर जो है तुर्क का जो आधिपत्य है का बहुत ही प्रसार हुआ। मध्य भारत में देखते हैं कालिंजर तक चले गए थे, पश्चिम भारत में काठियावाड़ तक चले गए थे और उसी तरह उत्तर भारत में जो है कानपुर तक, मथुरा कानपुर तक जो आक्रमण किया था। लेकिन एक बात है, हालांकि जो आक्रमण तो यहाँ तक किया था लेकिन उसकी जो राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं उनका आधिपत्य कहाँ तक था, यानी सिंध तक ही था, यानी सिंध का ही तक था और वह देखते हैं ये सिंध के आगे नहीं था। सिंध के क्षेत्र तक ही जो है गजनी का राजनीतिक जो है वर्चस्व रहा था। इस तरह से देखते हैं कि सिंध तक हुआ था, लेकिन इसके बाद देखते हैं कि छोटे छोटे राज्यों का जो है शक्तियों का जो है उदय होने लगा था। यानी महमूद गजनवी के आक्रमण से भारत में जो है राजनीतिक अस्थिरता आ गई थी। क्या आ गई थी? राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता आ गई थी भारत में, द्वेष की भावना आ गई थी। और यहाँ पर देखते हैं कला का यानी द्वेष का कला का जो है यहाँ पर छाप होने लगी, यानी वातावरण छा गया। राजनीतिक अस्थिरता, द्वेष, कला का वातावरण छाने लगा और साथ साथ हिंदू एकता सिर्फ कहा जाता है कि ये हिंदू सिर्फ जो है कहने का लिए एकमात्र है जो हिंदू एकता है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए राजनीतिक एकता किसी भी हिंदू शासकों में ऐसा नहीं था, जो पूरा खोखला था ऐसा जान पड़ती है। भारतीय संस्कृति को काफी ठेस पहुंची जब भारत पर यह आक्रमण किए, तो भारतीय संस्कृति के सारी चीजों संस्कृति को ठेस पहुंची इसलिए क्योंकि मठ मंदिर जितने भी थे, किले थे, मूर्ति कला, वास्तु कला, स्थापत्य कला जितने भी थे सभी को ध्वस्त किया। यहाँ तक कि हस्तशिल्पियों जितने भी थे उन लोगों के लिए भी जो है हानि पहुंची, यानी भारी क्षति हुई। इसीलिए कहते हैं कि इसका जो है यह राजनीतिक अस्थिरता का युग हुआ। दबाव में आकर कितने लोग जो है इस्लाम का प्रसार हुआ, दबाव में ही हुआ और यहाँ तक कि मुस्लिम कट्टरता से ही जो है हिंदू उदारता को सबसे अधिक जो है ठेस पहुंचा, यानी मुसलमानों के से अपने धर्म की रक्षा के लिए हिंदू कट्टरता का भी उदय हुआ। इसके पहले हम देखते हैं कि शक, कुषाण, बैक्टीरिया जितने भी सब हमारा भारत में आए, विदेशी जातियां आए, लेकिन भारत में रह करके भारत की जो सभ्यता संस्कृति में रह गए और भारत के रंगों में रंग करके घुल मिल गए। लेकिन महमूद गजनवी एक ऐसा था जो या कभी भी या नहीं चाहता था यहाँ की सभ्यता संस्कृति को, और वह जो है हमेशा जो है यहाँ पर लूट खसोट कर जो है ले गया। या इतिहासकारों के अनुसार कहा जाता है यह एक लुटेरा था, मूर्ति भंजक था, या विभिन्न तरह से जो है इन्हें कहा गया, लेकिन फिर भी जो है यह एक कला प्रेमी जरूर था। और यह जो है
कला प्रेमी इसलिए था कि इनके दरबार में ऐसे ऐसे कवि लोग रहते थे और कवियों का जो है जमघट लगा रहता था इनके दरबार में। हालांकि जो भी हो, लेकिन मोहम्मद गजनवी का आक्रमण करने का उद्देश्य था भारत को जो है धन को लूटना था और लूट खसोट कर ले जाना था। इनका मकसद यही था कहा जाता है। तो इस तरह से देखें आज मोहम्मद गजनवी के बारे में। अगले जो है क्लास में देखेंगे कि जो है मोहम्मद गौरी के बारे में चर्चा करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर जो है लिखिए। आज की क्लास समाप्त करते हैं।